मुझे मजे का यही लगा, इसलिए मैंने ये इसका जो है डाउनलोड किया था फर्स्ट अपना कवर पेज। आजकल वैसे भी कॉफी का जमाना है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, हमारे पास जो है अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसमें मैंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन बेसिक मैंने जो अभी स्टार्ट किया ना, हमारे पास जो है बेसिक जो अब स्टार्ट है। हम्म, ये जो बीच में आते हैं ना। बेटा आप लोग एक दफा आ जाए करें, बार बार ना जाए करें, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो हमारा जो है न्यूक्लियर सेक्शन स्टार्ट है। अभी मैंने जो है मेरे पास जर्नल थ्योरी ऑफ न्यूटन की, आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स से रह गया है, वो अभी मैंने छोड़ दिया और अभी मैं उसको नहीं कर रही। मैं उसको बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगी आपको, क्योंकि ताकि हम वो रिलैक्स होकर करें। वो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है। मैं आप लोगों को अब न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टार्ट करवा रही हूँ। तो हमारे पास टोटल जो है मेरे ख्याल से अब तक 6 या 8 क्लासेस रह गई हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में सारा नहीं करवाऊंगी, जो मेन है, जो चीज़ें छोटी छोटी हैं जिसको हम कर सकते हैं, हम उसको करेंगे। ठीक है, मैं आज जो स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारा सेक्शन है, जिसमें हम पहले जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस का पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। मैंने इसमें तमाम चीज़ों को नहीं उठाया है, कम कम चीज़ों को उठाया है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास होता क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके पास मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, फर्ज कर लो यहाँ पर एक पार्टिकल है और उसको मैं बम्बार्ड करवाती हूँ किसके साथ? एक टारगेट पार्टिकल के साथ। ये मेरा टारगेट पार्टिकल है, या मैं इसको कहूँ टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, ये मेरा क्या है? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, यानी एनी ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसको मैं बॉम्बार्ड करवा रही हूँ, यानी कोलाइड करवा रही हूँ इस पार्टिकल के साथ। ठीक है, ये क्या है? मेरा टारगेटिंग पार्ट, टारगेटिंग न्यूक्लियस। अब मैं जब इस टारगेट न्यूक्लियस है इसको क्या कराऊंगी? कोलाइड कराऊंगी। तो होगा क्या कि जब ये इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी और ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, असल में ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा तो करेगा क्या कि देखिए, व्हाट हैपेंड देन, द एनर्जी ऑफ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। ये इससे टकराया, क्योंकि ये टकरा रहा है ना, ये है आपके पास, ये ऐसा न्यूक्लियाई है, ये एक हैवी न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, ये एक हैवी न्यूक्लियाई जब किसी टारगेट पार्टिकल से टकराएगा तो क्या करेगा कि ये जो टारगेटिंग पार्टिकल होगा, जाहिर है अब वो कोई न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा? वो उसकी एनर्जी और उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा, विल बी चेंज, एंड वी विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस। तो हमें रिजल्ट में एक न्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं वाई। ठीक है, ये एक हैवी न्यूक्लियाई था जिसको मैंने कहा कि मेरे पास क्या है? ए है। और ये मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये क्या है? टारगेटिंग पार्टिकल, जिसको मैंने कहा कि ये क्या है? एक्स है। जब ये इससे टकराया, इसके टकराने के बाद मेरे पास जो है ये ब्रेक हो गया, कितने? दो पार्टिकल, दो एक पार्टिकल या दो पार्टिकल में डिपेंड करता है कि ये हैवी पार्टिकल कैसा है, कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या कोई सिंपल ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके टकराने से मेरे पास सिर्फ एक ही दूसरा एलिमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, या इसके टकराने से, इसके ब्रेक होने के बाद ये मुझे दो पार्टिकल मिल सकते हैं। तो इसकी ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है कि आपके पास आपने कौन सा एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो आपके पास इट्स एनर्जी एंड कॉम्पोजिशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस। अब मैंने आपसे क्या किया कि ये पार्टिकल इसके साथ टकराया है, ये पार्टिकल इसके साथ टकराया, टकराने के बाद जो है हमारे पास एक न्यू पार्टिकल, हमें न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस हमें मिल गया रिजल्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं? हम इसको डॉटेड न्यूक्लाई भी कहते हैं,
और जो है प्रोडक्ट न्यूक्लाई भी कहते हैं। और जब हमें ये मिलेगा रिजल्ट में, तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होगी, यानी इसकी जो एनर्जी और कॉम्पोजिशन होगी, वो पहले वाले से बिफोर रिएक्शन क्या होगी, उससे चेंज होगी, डिफरेंट होगी हमारे इस पार्टिकल से। ठीक है, और हमें इस न्यू पार्टिकल के साथ एक आउटगोइंग पार्टिकल भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब इंसिडेंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गैमा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी आपके पास हो सकता है। एंड इट इज सेम फॉर आउटगोइंग पार्टिकल। जैसा आपके पास ये चीज होगी ना, तो आपको रिजल्ट में भी ना आपको वही चीज, यहाँ पर हो सकता है आपको वही चीज दोबारा मिल जाए। अब ये जो है हमारे पास असल में जर्नल फॉर्म है। क्या, कौन सी जनरल फॉर्म है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस डी। एक क्या है आपके पास, एक हैवी न्यूक्लाई है, वो टकराया एक टारगेटिंग पार्टिकल से। ठीक है, यानी टकराया यानी कोलाइड किया या इंसिडेंट किया उस टारगेटिंग पार्टिकल के, उसके टकराने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा हैवी न्यूक्लाई के टकराने से। ठीक है, तो जब टकराया तो इसके जब ब्रेक हुआ तो हमें रिजल्ट में एक न्यू पार्टिकल यानी न्यू न्यूक्लाई मिला, जिसको हम डॉटेड न्यूक्लाई कहते हैं। ठीक है, तो वो डॉटेड न्यूक्लाई क्या करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी एनर्जी पहले वाले जो है आपके टारगेट न्यूक्लाई से क्या होती हैं, अलग होती हैं, और रिजल्ट में आपको एक आउटगोइंग पार्टिकल भी मिलता है। और हो सकता है कि आपके पास ये है न्यूक्लाई इतना हैवी हो कि रिजल्ट में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी क्यू वैल्यू की मिल रही हो। ठीक, अब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर कुछ कंजर्वेशन लॉज भी होते हैं, तो ये कुछ कंजर्वेशन लॉज को भी ऑबे करते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं दो रिएक्शंस में, एक होता है फिजन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो आगे मैंने जो है कुछ वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, तो हम वो प्ले करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या डिफरेंस का पता चलता है। मैं इसको अभी यहाँ पर लिख नहीं सकी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं एडिट करके बाद में इसको फिर दे दूंगी। वॉल्यूम सुनाई दे रहा है? यस मैम। और पिक्चर भी शेयर हो रही होगी। Nuclear fission is a process that takes place, for example, in fuel elements of nuclear power plants. Such fuel elements are often several meters long and consist of several very thin fuel rods. In order to allow nuclear fission to proceed in a controlled manner, control rods exist. The control rods can be moved up and down via a motor. Fuel rods are hollow tubes that contain pellets, which are necessary for nuclear fission. After enrichment, the pellets consist of about 5% uranium-235 and 95% of uranium-238. Uranium-235 is an isotope of uranium and consists of 92 protons and 143 neutrons. A very important point is the fact that it divides into two lighter atomic nuclei as soon as another neutron is added to it. In addition, 2 to 3 neutrons and heat are generated, which can later be used to generate electricity. As soon as some uranium nuclei have been split, the neutrons, which have been released, trigger a chain reaction. They hit the uranium-235 atoms and split them. This results in the release of 2 to 3 neutrons, again and again. This process can be illustrated mechanically with the domino effect. An event, for example the impact of a ball, is the trigger for a chain reaction. Each individual domino is the cause and effect at the same time. In addition, all of these events are based on a single initial event. Nuclear fission chain reactions in a nuclear power plant can only be maintained under certain conditions. On the one hand, certain isotopes are usually required, such as the uranium isotope U-235.
And on the other hand, a moderator, for example water, is required to slow down the neutrons. Without a moderator, the self-sustaining chain reaction in a nuclear power plant cannot be maintained, since the neutrons are too fast, and thus the probability of nuclear fission decreases. A chain reaction would be impossible. The control rods of a pressurized water reactor can be moved down to stop or slow down the chain reaction. They are composed of chemical elements, such as boron, silver, indium, and cadmium. These absorb some of the neutrons that are released, so that they can no longer contribute to the chain reaction. Nuclear fission of uranium-235 produces various radioactive fission products that are fatal to humans. अच्छा, ये वीडियो तो यहाँ खत्म हुआ। अब मैं दूसरा वीडियो प्ले करती हूँ। Nuclear fusion. In this video, we're going to understand how two or more nucleons merge or fuse together to create something more powerful and meaningful. So let's start by talking about the word nuclear fusion. Nuclear means the process which involves the nucleus, and fusion in English means two or more entities coming together or merging together to form one single entity. So, nuclear fusion can simply be defined as the fusion or combination of nuclei. Scientifically, nuclear fusion can be defined as a nuclear reaction in which lighter nuclei are combined together to form heavier product nuclei with the release of enormous amounts of energy. For example, lighter nuclei such as lithium and helium, when combined together, form a heavier nucleus. The mass of the heavier nucleus is less than the initial reacting nuclei. The word heavier here is phrased in terms of energy release, which is usually very enormous rather than mass. Therefore, the law of conservation of energy is satisfied. Consider the example of two hydrogen nuclei combining to form deuterium. Here, one hydrogen atom combines with another hydrogen atom, giving deuterium, one positron, and one neutrino. This deuterium, in turn, combines with another hydrogen nucleus to form a helium isotope. If two such helium isotopes are fused together, the formation of heavier helium takes place. These three steps of a nuclear process, where 4 protons are fused together to form the heavier helium-4 nucleus and enormous amount of energy, is a nuclear fusion reaction. The chemical equation for this nuclear fusion is as follows. 4 hydrogen nuclei, when fused together, give rise to the heavier helium. But how is this enormous amount of energy being liberated from such a seemingly simple nuclear reaction? To understand this, let's first calculate the loss of mass in the process. The starting mass of the 4 protons is 4 times 1.0078, which is equal to 4.0312 AMU. But the final mass of the helium nucleus is 4.001506 AMU. Therefore, the loss of mass is 4.0312 minus 4.001506, which is equal to 0.0297 AMU. This is equivalent to the energy given by Q is equal to 0.0297 AMU times 900 mega electron volts per AMU, which is equal to 27.67 mega electron volts. Wow, that is a significant energy release coming from the fusion of the 4 protons. However, in spite of such a substantial amount of energy being released in the nuclear fusion reaction, there are no full-time nuclear reactors built so far for fusion reactions.
as it is very hard to control such enormous energy release. ठीक है, ये वीडियो भी यहाँ खत्म हुई। तो इट मींस फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लाई आपके पास जो लाइटर न्यूक्लाई में टूट जाता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ एनर्जी भी वो क्या करता है, रिलीज करता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास दो लाइटर न्यूक्लाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लाई बना देते हैं। अब मुझे कोई ये बताएगा कि चेन रिएक्शन में इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन या फिजन? अगर किसी को पता है तो। फिजन होता है कि लार्जर न्यूक्लियस से स्प्लिट होके निकलते हैं मिस। और सन में कौन सा होता है? न्यूक्लियर सन में भी एक होता है, सन में भी एक न्यूक्लियर वो सन में भी एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन। अच्छा, और हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर और अच्छा, Nuclear fusion. फिर मैंने In ये this वीडियो video, we're gonna जो है understand स्टॉप how कर। अच्छा, अब कुछ लॉज ऑफ रिएक्शन है, मैंने बहुत स्मॉल से इसको जो है लिखा है सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे पास इनका असल मकसद क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 जो है कंजर्वेशन लॉज को डिस्क्राइब किया है। देखो, अब मैं जो न्यू चीज़ें अब पढ़ा रही हूँ ना, मैं आप लोगों को ये करूँगी कि मैं सेलेक्टेड, आपको जो आपका फाइनल पेपर होगा वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, फिर आप उससे तैयारी करिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कितना सारा है हम ये करेंगे। तो मेरा क्राइटेरिया आप लोगों के लिए यही होगा कि मैं आप लोगों को कुछ सिलेक्टेड जो है टॉपिक्स बता दूंगी। ये कि जितना मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स में न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ और शॉर्ट न्यूमेरिकल दे रही हूँ वो सारे आएंगे, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। अच्छा, खैर, अब हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि देखो जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप अगर कहीं भी कोई चीज कोई काम कर रहे होते हैं उसके पीछे कुछ सर्टेन लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, अकर होते हैं, कोई हैवी न्यूक्लाई जो है बॉम्बार्ड करता है किसी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल के साथ जाकर और वो टूट जाता है किसी तो वो टूटता है दो लाइटर न्यूक्लाई में। इसी तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्शन ये भी होता है कि दो लाइटर न्यूक्लाई कंबाइन करके जो है वो एक हैवी पार्टिकल जो है बनाते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग को खत्म होने में। मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करूंगी। ये कि मैं कंजर्वेशन लॉ जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, लॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के, ठीक है। हमारे पास जो है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो कुछ सर्टेन कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक इसमें लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमारे पास ये कहता है कि द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन आपके पास चार्ज यहाँ पर होगा और आफ्टर रिएक्शन है आपके पास चार्ज यहाँ पर मौजूद होगा। अच्छा, अब चार्ज की उसने बात की है, इसका मतलब है उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की है, या मैं आसान लफ्जों में इसे इस तरह कहूँ कि उसने एटॉमिक नंबर की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो बात की है नंबर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की है, तो वो कह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट, टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड, यानी ये वाली साइड आपकी रिएक्टेंट कहलाती है, मैं इसको R से लिख रही हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है इज इक्वल्स टू द टोटल चेंज ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड कौन सी, ये वाली। तो आपके पास मैंने क्या किया कि मैंने बोरॉन लिया और उसकी बॉम्बार्डिंग करवाई किसके साथ, एक न्यूट्रॉन के साथ। जब मैंने न्यूट्रॉन के साथ उसको बॉम्बार्डिंग करवाई तो वो ब्रेक हो गया लिथियम में और किसमें, अल्फा पार्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये जो है मेरे पास क्या होता है, नीचे जो है मैं अपना एटॉमिक नंबर लिखती हूँ और ऊपर वाला हिस्सा मेरे पास रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि ए ऊपर होता है या जेड ऊपर होता है, इस सिंबल में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, BZA। चलो खैर है, ये आपके पास मास नंबर होता है, ये आपके पास जो है ना एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है और ये न्यूट्रॉन के पास कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें यहाँ पर मौजूद नहीं है, 0 है। तो जब ये इसके साथ बॉम्बार्ड हुआ तो ये लिथियम और
हीलियम में टूट गया, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है चार्ज की, 3 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो ये भी 5 हो गए, और यहाँ पर भी टोटल 5 है, तो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन क्या हो गए, ये सेम है। सो इट मीन्स द टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज 5 यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे है। यहाँ पर लिथियम के पास 3 है, और हीलियम के पास, हीलियम जो है इसके पास यानी अल्फा पार्टिकल जो है हमारा, उसके पास 2 जो है कितने हैं, प्रोटॉन है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। जैसे हमने कहा कि चार्ज नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। वो अलग बात है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियाई किसी भी दूसरे टारगेटिंग पार्टिकल के कोलाइड करके एक न्यू पार्टिकल जो है कुछ नए पार्टिकल्स जनरेट कर लेता है, लेकिन हमारे एटॉमिक नंबर में चेंजेस नहीं आते। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी एनर्जी में, उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, मास नंबर से आपके पास मुराद है यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बराबर होता है आपके पास मास नंबर के। और हमारा जो मास नंबर है ना, अगर वो डिफरेंट हो तो असल में जो हमारा जो आइसोटोप है वो हमारे पास मास नंबर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। अगर याद हो, इफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड इट्स आइसोटोप। यानी ऐसे ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर चेंज हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो आइसोटोप है। फिर हमने बात की थी कि आपके पास जो है यानी उसके न्यूट्रॉन्स में अगर चेंजिंग आ जाए तो आपके पास जो है जाहिर है मास नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि मास नंबर आपके पास किसका जो है सम है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। और दूसरी बात, मास नंबर को आप एक और नाम देते हो एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हो। मास नंबर जो होता है इसको आप एटॉमिक मास भी कहते हो, क्योंकि देखो कार्बन जो होता है स्टेबल फॉर्म में हमें किस उसमें मिलता है, उसका एटॉमिक मास जो होता है, या मैं कहूँ उसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। अच्छा, अब वही कह रहा है कि टोटल मास नंबर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन सेम। हमारा जो टोटल मास होता है बिफोर मास नंबर यानी एटॉमिक मास, यानी वो जो है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाली ही एग्जांपल मैंने ली है, तो ये यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो टोटल नंबर होंगे रिएक्टेंट साइड पे, टोटल नंबर ऑफ मास नंबर होंगे आपके रिएक्टेंट साइड पे, वो आपके इक्वल होंगे किसके, टोटल मास नंबर ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये वाली साइड एरो से पहले वाली, और एरो के बाद वाली आपके पास कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है यानी चार्ज पार्टिकल है, और ये वो पार्टिकल है जिसके साथ आप क्या करवा देंगे, टारगेटिंग पार्टिकल है। ठीक है, टारगेटिंग पार्टिकल यानी ये हैवी न्यूक्लियाई होगा आपके पास। ठीक, जब आपने इसको बॉम्बार्डिक करवाया तो ये क्या हो गया कि ये हमारे पास ये एक्स होता है, ये ए होता है। ठीक है, बॉम्बार्डिंग जब करवाई तो ये एक डॉटर पार्टिकल में टूट गया, जो एक न्यू पार्टिकल में जिसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास अलग थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोटल मास नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज 11 यूनिट्स। कैसे, ये देखो, ये 10 और ये 1 दोनों प्लस करके कितना हो गया, 11। इसी तरीके से यहाँ पर जब ये टूट गया तो इसने लिथियम और हीलियम बनाया, तो इसका ऊपर वाला देखो मास नंबर दोनों का, ये 4 और ये 7, और 7 + 4 होता है 11, तो ये आपके पास दोनों साइड पे सेम आ रहा है। तो कंजर्वेशन लॉ से हमें ये चीज तो दो पता चल गई कि आपके पास चार्जेस हो या मास नंबर हो, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन आपके पास वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन लॉ हो गया जिसको वो ओबे करता है। फिर दूसरा कंजर्वेशन लॉ आपके पास था, एक मिनट, हाँ, दूसरा कुछ कंजर्वेशन लॉज अब ये हैं यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक मिनट, और एक मिनट, यहाँ पर जो है ना ये
यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास जो है व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो क्या होता है कि आपके पास जो लीनियर मोमेंटम होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन interacting particles before reaction is equals to the टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट। यानी वो कह रहा है कि आपका जो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है उनका लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास इक्वल होता है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आपके पास अगर पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे उनका जो है ट्रांसफरिंग तो होती है। हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे जो कंजर्वेशन लॉ है लीनियर मोमेंटम का वो यही कहता है ना, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन कोलिजन की वजह से मोमेंटम यानी वेलोसिटी और चीजें ट्रांसफर तो होती हैं, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर जो है कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम है यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। इसी तरीके से अब यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल हम यूज करते हैं आई का। ठीक है, और ये सम होता है आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपके पास क्या रहेगा, ये भी आपके पास ये कहता है कि ये सेम रहता है। अब ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इक्वेशन से भी डिस्क्राइब करा दिया है। आई आपके पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, आई एल आपके पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एल आपके पास क्या है, एल आपके पास है आपके पास एंगुलर टोटल और जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एस आपके पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि देखो हर पार्टिकल की अपनी एक स्पिन भी होती है, क्योंकि वो क्या करता है अपने रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में जो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो करते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उसकी कुछ अपनी स्पिन भी होती है और हर पार्टिकल की स्पिनिंग अलग अलग होती है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीग्रेटिंग पार्टिकल, वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। यहाँ मैंने आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करवाई है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपके पास एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और इस एस क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, आपके पास तीनों ही एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है जो कि किसका सम है, किसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एल का, और ये है आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ना एक हेडिंग थी, मैं इसको जरा चेंज कर देती हूँ वरना आप लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पर बल्कि लिख देती हूँ। क्यों आई जब मैंने पहले से ही बता दिया था। अच्छा हमारे पास हम जो है स्टार्ट टाइम मैंने लगा दिया है, अब कोई मुझे चैट में मैसेज नहीं करेगा। सुभान जैसा घर गया थोड़ा सा। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो मास एनर्जी रिलेशन होता है इसमें हमारे पास होता क्या है कि आपके पास ये भी क्या होता है कि ये जो कंजर्वेशन लॉ है जो कि आइंस्टाइन ने मास एनर्जी का रिलेशन बताया था, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये भी टोटल मास एनर्जी का रिलेशनशिप बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, ये भी इसने कहा कि ये भी क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि आपके पास ये लॉज हैं जो कि कुछ लॉ हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस इन लॉज को फॉलो कर रहे हैं, और अब तक हमने जो जो चीजें पढ़ी, हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पढ़ा, वो भी बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है। फिर हमने मास नंबर को देखा, वो भी बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहता है। इसी तरीके से फिर हमने लीनियर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम देखा, वो भी हमारे पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, यानी इक्वल रहते हैं फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। इसी तरीके से अब मास एनर्जी का रिलेशन है वो भी आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा ए एक्स वाई एंड बी ये क्या है, असल में टू टाइप्स ऑफ एनर्जी इनकी होगी, यानी हर किसी की ए की, एक्स की, वाई की, आपके पास यहाँ पर दो किस्म की एनर्जी होगी। एक इनकी रेस्ट एनर्जी होगी जो आपस में जब पहले ये रेस्ट में होंगे, और जब ये कोलाइड करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पर इसको हम ई से भी शो कर सकते हैं और के से भी शो कर सकते हैं। आगे मैंने जो है जो रिएक्शन है वो शो करके दिखाया है, तो वहां पर आप देखिएगा ये आपको सही से दिखेंगे। एंड देयर मास एनर्जी विल डिटरमाइन फ्रॉम द
मास एनर्जी रिलेशन फॉर्मूला। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसकी जो मास एनर्जी निकालेंगे, मास एनर्जी रिलेशन फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी ये वाले फॉर्मूले से, E=mc² से। और काइनेटिक एनर्जी का तो हमें पता है फॉर्मूला 1/2 mv², यानी पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी काउंट होगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन थी, ये मेरे पास एक इक्वेशन थी आपके पास के यहाँ पर जो है ना, ये मेरा वाला ए वाला पार्टिकल है, ये एक्स है, ये वाई का है, और ये किसका है, ये आपके पास बी वाला हिस्सा है। माइक्स आपके बंद होने चाहिए। देखिए आपके पास मैंने आपसे बात की थी कि हर पार्टिकल, हर पार्टिकल क्या है, हर पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो ई है ना, वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। ये जो है मेरे पास पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी है। एम ए इसलिए लिखा है कि आपके पास पता चले कि ये क्या है। आपके पास एक है, यानी जो हमारे पास है हैवी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था, जो हमारा चार्ज पार्टिकल था, जिसको हमने बम्बार्ड करवाया था किसी न्यूक्लाई के साथ, किसी न्यूक्लियर के साथ जब बम्बार्ड करवाया था, तो क्या हुआ था कि हमारे पास ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस किसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, और रेस्ट मास एनर्जी भी है। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा टारगेटिंग न्यूक्लियर है, उसकी भी मास, उसकी भी रेस्ट एनर्जी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों का सम है, रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये पूरी चीज इक्वल किसके है, यहाँ पर आपके पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास एनर्जी रिलेशनशिप पूरा डिस्क्राइब इन्होंने कर दिया है कि हमारे पास क्या है, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन ये सेम रह रहे हैं। और जब ये न्यू पार्टिकल, प्रोडक्ट पार्टिकल, जिसको हम डॉटर पार्टिकल कहते हैं, जब वो हमें मिल रहा है, ये बीच बीच में क्या आके आप लोग मुझे तंग कर रहे होते हैं, एक दफा में सारे नहीं आते हैं, फिर आधी आधी क्लासेस में आप लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। वसी से कह दिया आखिर आइंदा वो मेरी क्लास में मैं उसको एंट्री नहीं दूंगी। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास जो न्यू पार्टिकल आया था उसकी एनर्जी का सम है, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। फिर इसी तरीके से आपके पास जो आउटगोइंग पार्टिकल था बी, उसकी भी रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये सबका सम दिया हुआ है। तो ये सब इसके आपस में क्या है, इक्वल है। अब होता क्या है, जनरली तौर पर हमारे पास जो मूव कर रहा होता है, हमारा जो है होता क्या है कि बिफोर रिएक्शन से हमारे पास यहाँ पर जो एक्स था, वो जो है ना रेस्ट में होता है। तो जो आके टकराता है वो हमारे पास जो है हमारा चार्ज पार्टिकल, यानी जो हैवी न्यूक्लाई होता है हमारा, कौन सा, ए, ये आकर हमारे साथ इसके टकराता है। तो ये तो रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में होने की वजह से जो है आपके पास ये जब टकराया, तो अब जाहिर है इसमें जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ 0 पुट की है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके पास जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन द टारगेट न्यूक्लाई एक्स विल बी इन रेस्ट। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, वो रेस्ट में ही होती है। ठीक है, जब कोलाइड कर जाता है तो कोलाइड करने के बाद जो है वो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और वो टूट जाता है इस तरह। तो इट मींस सारा का सारा काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो है रेस्ट मास एनर्जी तो हमने डिस्क्राइब कर दी इस तरह। ठीक, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जाहिर है वो मूव तो कर नहीं रहा, तो उसकी वो 0 हो जाती है। तो ये रिएक्शन आपको दिखाने की वजह इसलिए था कि किस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, यही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया है। और यहाँ पर मैंने जो है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम में हमारे पास यहाँ पर मैंने जो रिएक्शन लिया है ना, वो आपके पास ये बहुत ही फेमस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसमें हमारे पास चेन रिएक्शन हो रहा होता है कि एक यूरेनियम जो है पार्टिकल, एक हैवी पार्टिकल न्यूक्लियर किसी न्यूट्रॉन से बम्बार्ड होता है, तो वो किस में टूट जाता है, 2 लाइटर न्यूक्लियर में, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, और मजीद वो कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है क्यू वैल्यू की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ऐसा रिएक्शन हमारे पास जो कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो हमारे पास
पास दो टाइप के रिएक्शन हो रहे होते हैं, एक एक्सोजेनिक रिएक्शन होता है, एक एंडोजेनिक रिएक्शन होता है। एंडो मींस एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सो मींस रिलीज करना होता है। तो अब हुआ क्या कि यूरेनियम आया, यूरेनियम ने बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन के साथ, तो उसने बेरियम और क्रिप्टॉन जो है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया और उसे 3 न्यूट्रॉन जो है 3 न्यूट्रॉन्स मजीद प्रोड्यूस किए और कुछ एनर्जी भी रिलीज की। अब हुआ क्या, आपके पास, अब आप इस एनर्जी को कैसे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एनर्जी आपके पास क्या होती है, रिलीज भी हो रही होती है, एब्जॉर्ब भी हो रही होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसको आप क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू। When uranium heavy nuclei bombard with slow neutrons, ये स्लो न्यूट्रॉन से ये मूव नहीं करे, ये इसके साथ टकराया तो ये ब्रेक हो गया 2 लाइटर न्यूक्लाई में। कौन से लाइटर न्यूक्लाई में, बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, अब आप ये देखें, अब आप इसको, अच्छा, अब जो यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्यादातर जो यूज होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही यूज होते हैं, जो कि उसने 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस किया और कुछ एनर्जी भी रिलीज की। बट व्हाई आई एम यूजिंग ओनली दिस रिएक्शन, मैं सिर्फ यही रिएक्शन क्यों यहाँ पर यूज कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है जो हमारे पास आगे कई टॉपिक्स में भी यूज होगा। तो आपको ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको याद होनी चाहिए कि क्या होता है। और ये इक्वेशन जो है हम चेन रिएक्शन पे भी यूज करते हैं कि आपके पास जो है एक यूरेनियम जो है क्या कहता है, न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया, उसमें ये टूट गया और मजीद फिर इसकी जो है ना ये प्रोसेस चेन रिएक्शन हमारे पास चलता रहता है। अब हम चलते हैं रेडियो एक्टिविटी पर। ठीक है, मैंने बीच में से काफी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें स्किप कर दी हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस की हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो चीजें मैंने अभी मैं नहीं कर सकी मैं उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है हमारे पास हेनरी बेगुरियल जो है एक साइंटिस्ट था, उसकी वाइफ जो है मदर ये क्या कहते हैं क्यूरी थी। इन 1836 बेगुरियल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट द यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट का क्रिस्टल्स, यानी ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में थे, ये पूरा एक क्या है, कंपाउंड है और क्रिस्टल्स की फॉर्म में थे। ये इमिट कर रहे थे ऐसे रेडिएशन को जो कि इनविजिबल थे, यानी वो नजर नहीं आ रहे थे। दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट इवन थ्रू द प्लेट इज कवर्ड टू एक्सक्लूड लाइट। ठीक है, इसने ये कहा कि आपके बेगुरियल ने ये चीजें ऑब्जर्व की, डिस्कवर की कि आपके हमारे पास एक कंपाउंड था, कौन सा, यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट का क्रिस्टल था, उसमें से कुछ रेडिएशन इमिट आउट हो रहे थे। वो रेडिएशन ऐसे थे जो कि इनविजिबल थे, नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने इनको डिस्कवर कैसे किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये सारा प्रोसेस एक ऐसी जगह पर होता है जो कि डार्क रूम हो, जहाँ पर लाइट का कोई गुजर ना हो। ठीक है, तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, काफी एक्सपेरिमेंट्स इसने किए, देन उसने जो है कंक्लूड किया कि इमिशन रेडिएशंस इमिटेड बाय द क्रिस्टल्स ऑफ अ न्यू टाइप, one that no external stimulation and was so penetrating, यानी उसने ये किया कि जो काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद के जो रेडिएशन किसी क्रिस्टल्स में से इमिट आउट होते हैं तो वो एक न्यू टाइप होती है और उसमें उसकी जो है स्टिमुलेशन भी हो रही होती है, लेकिन उनको कुछ अलग से एक्सटर्नल स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, उनकी अपनी एक होती है और वो पेनिट्रेट भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और अगर कोई डार्कन हिस्सा हो तो इट कुड डार्कन प्रोटेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट एंड आयोनाइजेस गैसेस। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे पास सन जो है उसमें हमारे पास प्लाज्मा जो होता है वो आयनाइजिंग पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, आयनाइज गैसेस पार्टिकल से। ठीक है, उसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स के रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इस चीज़ को ऐसे बनाया है कि हम जो है ज़मीन पे अगर कोई रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है ना, जैसे मैंने आपसे ये बात की रेडिएशंस की इमिट आउट का होने का, तो हमें ये रेडिएशंस नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर ऑब्जर्व करना चाहें तो हमें इसके लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब करना पड़ता है जो कि एक डार्क रूम हो। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका जो है ऑब्जर्व कहाँ पे किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे किया। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, हमारे पास इमिशन जो है ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके पास स्टिमुलेटेड इमिशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। मैं आगे अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगी, यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है रेडिएशन का बाय यूरेनियम,
was soon to be called radioactivity। यानी हमारे पास इन्होंने कहा कि यूरेनियम में हमारे पास जो प्रोसेस हुआ है इनटू स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन का, यानी पीछे जो मैंने आप लोगों से ये इक्वेशन जो आप लोग से क्या किए डिस्कस किए ना, इसी इक्वेशन के बारे में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है इसमें क्या होता है, किस टाइप के रेडिएशन सिमिट आउट होते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन निकलते हैं इसमें से। और ऐसे जाहिर है अब यूरेनियम और अच्छा रेडियो एक्टिविटी में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो, वो हमारे पास कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो इट मींस वो हमारे पास रेडियो एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद मजीद जो इन्वेस्टिगेशन की वो मैरी एंड पेरी कॉरी ने की, और ये उसका जो है वो साल दिया हुआ है आफ्टर सेवरल इयर्स और लेबोरेटरी केमिकल सेपरेशन, यानी बहुत से सालों बाद कुछ केयरफुल जो है प्रोसेस करने के बाद उसमें जो है कुछ रेडियो एक्टिव यानी जो कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे उस वक्त जिसकी डिस्कवरीज हो चुकी थी, उनसे कुछ जो है कुछ रेडियो एक्टिव कोर भी निकाले गए। तो उस वक्त क्यूरी ने ये रिपोर्ट की कि डिस्कवरी ऑफ 2 प्रीवियसली अननोन एलिमेंट्स बोथ रेडियोएक्टिव, यानी जो पहले जो 2 अननोन एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे हीलियम और हाइड्रोजन की, ये हमारे पास जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन उसने कहा कि बहुत रेडियो एक्टिव। ये मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल सन में भी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं और गैलेक्सीज की बात करें, स्टार्स की फॉर्मेशंस की बात करें, तो उसमें हीलियम और हाइड्रोजन का बहुत अहम किरदार है। फिर उसने कहा कि जो मैं आपसे कह रही हूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की, कि क्यूरी ने ये बात कंफर्म की कि आपके पास जो पहले एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है असल में वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से? पोलोनियम और रेडियम। रेडियम का जो है ना हम अपनी थर्ड ईयर लैब में यूज करते हैं, और इसके थ्रू जो है ना हम ये फाइंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है हमने क्या किया हुआ होता है कि हमने एक जो है ना जीएम ट्यूब लगाया हुआ होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल काउंटर रखा होता है, और यहाँ पर हमारे पास नीचे ना इसके सोर्स लगी हुई होती है, रेडियो एक्टिव सोर्स। अब जैसे ही हम जो है ना जीएम ट्यूब को ऑन करते हैं, जीएम ट्यूब को यहाँ से पोटेंशियल मिलता है। अच्छा, जीएम ट्यूब जो होती है ना, आपके पास डिटेक्टर होता है पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो है तकरीबन इसकी जो रेंज होती है वोल्टेज की, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 400 से 600 की रेंज में ये जो है जीएम ट्यूब ऑपरेट होता है, ठीक है। तो अगर इससे एक्सीड कर जाएगा तो ये ऑपरेट नहीं करता। अब क्या करता है कि आपके पास इसमें से ये जो अगर ये सोर्स है किसी खुली जगह पे मौजूद है, तो इसमें साथ साथ इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी जा रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट हो रहे होते हैं। तो हम करते क्या हैं कि विदाउट सोर्स भी हम जीएम ट्यूब से कुछ नंबर ऑफ काउंट्स लेते हैं, ताकि हमारे पास हर चीज़ एडिशनली पूरी हो जाए। जैसे कि हम किसी भी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं पीछे की बात करूँ, हमारे पास जो हम यूज़ करते थे स्क्रू गैज और वर्नियर कैलिपर्स, तो उसमें हम क्या करते थे, हम करेक्टेड काउंट्स लेते थे, और विदाउट एक चीज़ भी हम लेते थे कि अगर हमारे जीरो एरर हम काउंट करते थे, अगर हमारे रीडिंग्स, अगर हमारा जो एपेटस है अगर उसमें कुछ खराबी है, कुछ एरर्स हैं, तो हम जीरो एरर काउंट करते थे। तो अब अच्छा, तो उसका यूज हम इस तरीके से यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, एडिशनल एक्सपेरिमेंट जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, जो उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पे काम किया था, जो मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। सजेस्टेड कि रेडियो एक्टिविटी असल में क्या है, डीके का प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास डीके हो रहा होता है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है, किसका? अनस्टेबल न्यूक्लाई का। यानी आपके पास एक न्यूक्लाई क्या होता है उस वक्त स्टेबल हालत में नहीं होता, अनस्टेबल हालत में होता है। और आपके पास कितनी टाइप्स के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं? अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा डीके होता है तो उसमें आपके पास जो है 4 हीलियम न्यूक्लाई जो है आपके पास क्या करते हैं, इमिट आउट करते हैं। जैसे बीटा डीके होता है, बीटा में आपके पास आइधर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिट्रॉन भी होते हैं, यानी ये ई पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। यानी आपके पास जो बीटा डीके होता है उसके प्रोसेस में आपको जो पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिट्रॉन। और गैमा रेस जो होती हैं, गैमा रेस में हमारे पास जाहिर है गैमा रेस क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैसे तो रेडिएशंस है, और ये नियरली जो है हमारे पास एक्सरेज के करीब करीब होती हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है।
in which the emitted particles are high energy photon. इसमें से जो radiations emit out होते हैं वो कौन से होते हैं? high energy photons होते हैं. अच्छा, अब positron क्या है? Positron is a particle like the electron in all aspect except the positron has a charge. यहाँ पर जो है ये टाइपिंग में मिस्टेक मैंने कॉपी किया था, कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर जो है ये इसका ये चार्ज E पॉजिटिव होगा. The positron is the anti particle of the electron. एंटी पार्टिकल उसने क्यों कहा? क्योंकि ये असल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए उसको वो कह रहा है उसका एंटी पार्टिकल है, यानी ऑपोजिट है. The symbol E negative is used to designate an electron और E positive is used to designate a positron. यानी अगर पॉजिट्रॉन को आप दिखाना हो जहां आपको बीटा रिएक्शन में E पॉजिटिव नजर आए या बीटा पॉजिटिव नजर आए तो इसका मतलब है वो पॉजिट्रॉन है, और अगर बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नजर आए तो इसका मतलब है वो क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पर. फिर आपके पास आ जाती है ये चीज मदर थ्योरी का है. थोड़ा सा ये चीजें मैं पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी है कि रेडियो एक्टिव सैंपल्स इन्होंने, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 3 टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं, इज डायरेक्टेड इनटू अ रीजन. अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास जब भी हमें जो है ना पार्टिकल्स चाहिए होते हैं किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में, तो हमें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जाहिर है पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं, तो वो अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद होते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा होता है? मूव नहीं कर रहा होता. इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे किसी हायर एनर्जी लेवल में भेजना है तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको एनर्जी दूंगी. अब मैं एनर्जी किसी पार्टिकल्स को उसके साथ बम्बार्ड करवा के भी दे सकती हूँ. तो अब क्या होता है कि जब वो किसी हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वो क्या करता है? अब जाहिर है उसकी एनर्जी में, उसकी वेलोसिटी में क्या होता है? इसकी स्पीड में डिफरेंस सारा होता है. जब उसकी स्पीड में डिफरेंस आता है तो वहां पर और वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर दोनों प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो होता क्या है? फॉलोइंग द पार्टिकल इन अ फील्ड द रेडिएशन बीम स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स. रेडिएशन जो है इमिट आउट हो जाते हैं 3 कंपोनेंट्स में और अलग अलग डायरेक्शंस में, क्योंकि 2 बेंडिंग्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड थर्ड एक्सपीरियंस नो चेंज इन डायरेक्शन. क्योंकि थर्ड वाला जो हमारे पास गैमा रेज है उसके ऊपर तो कोई चार्ज भी नहीं होता. दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन हमें ये बताती है कि अनडिफ्लेक्टेड बीम जो होती है, जो कि आपके पास क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो कौन सा कंपोनेंट है? आपके पास गैमा रेज है. और जो कंपोनेंट डिफ्लेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा पार्टिकल होते हैं और बीटा पार्टिकल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल यूं डिफ्लेक्ट कर रहा है तो हो सकता है ये या इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है तो गैमा पार्टिकल इस डायरेक्शन में करेगा, और जो सॉरी बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यूं डिफ्लेक्ट कर रहा है और बीटा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन आपके पास हुई. ठीक है, और मैंने आपसे बताया कि अगर कोई बीम जिसके जो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर ऐसा चार्ज होगा, इट इज डिफ्लेक्टेड अपवर्ड लाइक अल्फा पार्टिकल बट इट फॉलोज अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ड्यू टू स्मॉलर मास. अच्छा, आप पेनिट्रेटिंग पावर की बात कर लेते हैं. पेनिट्रेटिंग पावर में हमारे पास सबसे ज्यादा जो है हाई पेनिट्रेशन पावर के कौन से होते हैं? हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है शीट ऑफ पेपर से. ठीक है, और इसी तरीके से बीटा पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट करता है मिलीमीटर्स में. किस शीट से? अल्मोनियम की अगर शीट हो तो उसमें से कर जाता है. और गैमा रेज जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं वो सेवरल सेंटीमीटर्स तक जाती हैं. और लेड जो होता है एलिमेंट आपके पास, उससे जो है, ये भी मेटल है तो उसमें से जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं. सबसे जो लेस आपके पास जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल्स की होती है. लेकिन अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर